दूसरे चरण में आज कहां कहां मतदान हुआ है। 88 सीटों पर आज वोट पड़े हैं, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, बिहार के सीमांचल इलाके की 5 सीटें, राजस्थान की बाकी बची 13 सीटें भी आज निपट गईं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ है, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, महाराष्ट्र की 8, बंगाल की 3, दक्षिण में कर्नाटक की 14 सीटें थी और केरल की 20 सीट, यहां पर इन पर वोटिंग हुई है। आज जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए उनमें बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी का गजब का स्ट्राइक रेट 2019 के चुनाव में दिखा था। 2019 में एनडीए ने 88 में से 60 सीटें जीती थी, यानी 68% का स्ट्राइक रेट रहा था, जबकि इंडी गठबंधन ने 23 सीटें जीती थी और उनका स्ट्राइक रेट मात्र 26% का था। दूसरे चरण की वोटिंग जिन सीटों पर हुई है, कई शहरी इलाकों की सीटें भी इसमें शामिल हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, बेंगलोर, जोधपुर। कई मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं, जिनमें यूपी से अमरोहा है और बिहार से किशनगंज और कटिहार। कई वीआईपी सीटें शामिल हैं, वायनाड से राहुल गांधी की सीट, जहां वह वोट पड़ गया आज। मथुरा से हेमा मालिनी के सीट पर वोट पड़ गया है। मेरठ से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल वो मैदान थे, आज उनके भी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय हो गया। प्रभु राम की कृपा बरसी या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। पहले चरण में 102 सीटें हो गई थीं, दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग हो गई है, यानी कुल मिलाकर अभी तक 190 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर जिन राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई है उनमें केरल है। केरल में चुनाव कंप्लीट हो गया, वहां 20 सीटें थी, 20 सीट पर वोट पड़ गए। राजस्थान, यहां 25 सीट थी, वहां 25 की 25 सीट पर वोट पड़ गए, राजस्थान में भी वोटिंग कंप्लीट। मणिपुर की 2 सीट, मणिपुर में चुनाव कंप्लीट, त्रिपुरा में चुनाव कंप्लीट, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग पड़ गई, वहां चुनाव कंप्लीट। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड की 1-1 सीट पर वोट पड़ गया, वहां चुनाव कंप्लीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें थी, वहां पर भी वोटिंग हो गई, यानी इन राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई, चुनाव कंप्लीट हो गया। लेकिन आज दूसरे चरण में वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, किस तरह का माहौल रहा, खासतौर पर यूपी के शहरी इलाकों में, आपको वो दिखाता हूं। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में आज वोटिंग जमकर हुई। इसके अलावा मेरठ और मथुरा जैसे शहरों में भी वोटिंग हुई। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शहरी वोटर वोट देने के लिए कम निकलता है, वोटिंग वाले दिन को छुट्टी वाला दिन मान लेता है। शुक्रवार भी था तो लॉन्ग वीकेंड का भी मौका था, लेकिन वीकेंड पर जाने से पहले शहरी वोटर वोट डालने निकला। सुबह सुबह लंबी लाइनें देखने को मिली, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी दिखे, महिलाएं भी थी। यूपी में तो कानून व्यवस्था का मुद्दा महिलाओं के लिए सबसे अहम था। मेरठ से, जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको यूपी का कुछ कुछ चुनावी ट्रेंड समझ में आएगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जी, आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा में है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? जी। महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। केंद्र महिलाओं की सरकार सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं का। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश का, मेरठ का? उत्तर प्रदेश तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है मैम? हाँ सही है, बढ़िया चल रहा है। और आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आई हैं आज? अपने देश के विकास के लिए ही आए हैं। विकास के लिए? महिलाओं का संरक्षण हो, सुरक्षित रहे महिलाएं देश में, सुरक्षित रहे। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना रहे। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं आज? विकास के मुद्दे पर? हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है? सही हैं? बहुत सही है। महिलाएं सुरक्षित रहती हैं? सही हाँ। पहले गड़बड़ था कि अभी ठीक है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ। पहले ठीक नहीं था? नहीं, पहले नहीं ठीक अच्छा। था। मेरठ में महिला वोटर जो है वो जमकर विकास की बात कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है यूपी में, ये बता रही हैं। अब ये सेंटिमेंट क्या है आप खुद समझ सकते हैं। यूपी में आज की वोटिंग की एक खास बात यह भी है कि यूपी की सभी 8 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए उनमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या अगर देखें तो अमरोहा में करीब 35% मुसलमान वोटर, मेरठ में करीब 23%, अलीगढ़ में 19%, बागपत में 19%, बुलंदशहर में करीब 19% मुस्लिम वोटर, गाजियाबाद में करीब 25% मुस्लिम वोटर, गौतम बुद्ध नगर में करीब 16% और मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर। इनमें अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीत ली थी। मुस्लिम वोटर्स में वोटिंग का क्या पैटर्न रहा, क्या मोदी सरकार की योजनाओं का असर भी मुस्लिम वोटर्स में दिखा, या फिर मुस्लिम वोटर्स ने पुराने ट्रेंड पर ही वोट किया कि जो बीजेपी के खिलाफ माना जाता रहा है? आपको अलीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं।
वहां पर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को लेकर क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए, आपको समझ में आएगा क्या माहौल है मुस्लिम वोटर और मुस्लिम महिला वोटर के बीच। फिर मेरठ का हाल भी आपको दिखाऊंगा। अलीगढ़ में मुस्लिम औरतें खुश हैं इस बार विकास से या बदलाव चाहती हैं? जी खुश हैं। आप लोग प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? जो हुक्म उठाए ऊपर वाला जो खड़ा, मोदी के काम से खुश हैं या आपको राहुल गांधी चाहिए या कोई और चाहिए? जो आज हुक्म उठा जो खड़ा आज उसकी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 3 तलाक हटवा दिया है और अलग अलग योजनाएं बनाई। इससे आप लोगों को कुछ लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हुई हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कोई और जीतेगा? दुआ तो यही ऊपर वाले से कि जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। जी। और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक ऐसी मान्यता होती है कि वो बीजेपी के साथ जाते नहीं हैं। तो आपको लग रहा है आप लोग बीजेपी के साथ हो? जी। मोदी जी से खुश हैं, काम से खुश हैं आप? नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम तो। अब बताइए, मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं हम बीजेपी के साथ हैं और जो प्रधानमंत्री है वही रहना चाहिए। इसी तरह से मेरठ में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां पर तो बीजेपी की तरफ से सीरियल के भगवान राम चुनाव लड़ रहे थे। मेरठ की सीट पर मुस्लिम वोटर्स का क्या वोटिंग पैटर्न रहा, कौन से मुद्दे पर उन्होंने वोट किया, आपको वो भी दिखाता हूं। फिर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली सीट अमरोहा की बात करूंगा, लेकिन पहले मेरठ के मुस्लिम वोटर्स को सुनिए। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था। ये खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। होना चाहिए था ना, खत्म होना चाहिए था मैम। जी होना ही चाहिए था। हाँ, मतलब आप मानते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, बीजेपी कह रही है कि इस देश में हर नागरिक बराबर है, तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। आप भी ये बात मानती हैं? जी बिल्कुल, होना चाहिए सबके लिए बराबर। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जी। तो ये तो कुप्रथा खत्म कर रही है बीजेपी और आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे रही है, अच्छी चीज है। हाँ, क्यों नहीं है, कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कानून के लिए कोई सब नहीं है, सब एक ही तरफ होना चाहिए सारी चीजें। अच्छा, एक कानून और सबका अधिकार समान, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच है। एक अधिकार होना चाहिए और कानून जो है फेयर होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये ना हो कि एक हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग है। मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरे मुद्दे वोट डालते हैं। ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस इसलिए आए थे वोट डालने का, हमारा हक था, अपना हक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो पहुंचा है। और स्पेशली महिलाओं की बात करें तो मेरठ के साथ साथ अमरोहा में भी आज वोटिंग थी। अमरोहा में 35% के करीब मुसलमान हैं और वहां से मौजूदा सांसद दानिश अली हैं जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमरोहा से बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, जिससे मुस्लिम वोट बंटने के चांस हैं और इससे बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। अमरोहा मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भी घर है। मोहम्मद शमी ने आज अमरोहा में अपना वोट डाला। मोहम्मद शमी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं। शमी के साथ उनके भाई और भाभी ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी की तारीफ की। मोहम्मद शमी को भी सुनिए। यार मुद्दे हमेशा सही नहीं है, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होते हैं और तो कोई नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ 2 वर्ड बोलते हैं वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरे चरण की वीआईपी सीटों का क्या हाल रहा, अब आपको वो भी बताता हूं। दूसरे चरण की जो चर्चित सीटें रही हैं उनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, कोटा से ओम बिड़ला, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी का नाम है, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या, उनके लिए भी मतदान हो गया आज, मांड्या से एचडी कुमारस्वामी, एमपी के खजुराहो से वीडी शर्मा, बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव, इन सब की किस्मत का फैसला आज वोटर ने कर दिया। इसमें केरल की वायनाड की सीट पर सबकी नजर है क्योंकि यहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी को वायनाड ने सहारा दिया था और वायनाड सीट से वो 4 लाख वोट से जीते थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड आसान नहीं है और वहां पर उनके सामने कई चैलेंजेस हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट और सीपीआई ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है। वायनाड में जब आज वोटिंग हुई है, वहां से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि वायनाड में आज क्या माहौल था।
आपको पता चलेगा क्या कोई सरप्राइज हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर आपको बताऊंगा कि वायनाड में वोटिंग के दौरान क्या बवाल हो गया। दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये मुकाबला जितना आसान 2019 में लग रहा था उतना 2024 में नहीं लगना देना चाहती है बीजेपी। इसी वजह से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? वोट दिया क्या कि यहाँ पर रेलवे नहीं है, अच्छा एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जो जंगली जानवर का हमला है वो जो ठीक करेगा उसको वोट दिए। एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, 1 महीने तक धुआंधार प्रचार किया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। वायनाड में वोटिंग के दौरान बीजेपी ने बड़ा आरोप भी लगा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वायनाड के कन्यमपटा इलाके में बीजेपी के बूथ ऑफिस पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे चरण की एक चर्चित सीट बिहार की पूर्णिया भी है, क्योंकि यहां पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को 3 तरफा बना दिया। लेकिन वोटिंग वाले दिन पप्पू यादव जिस तरह की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एनडीए को जानबूझकर वॉकओवर दिया गया है, उससे तो लग रहा है कि पूर्णिया में उनका मामला गड़बड़ है। और वहां एनडीए की ही बात अगर वो कर रहे हैं कि वॉकओवर मिला है तो एनडीए मजबूत है। फिर तो एक बार पप्पू यादव को सुनिए, फिर बताता हूं दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई बंगाल में क्या बवाल हुआ है। सर हमको कोई उम्मीद नहीं है, जनता की जो उम्मीद है वही उम्मीद है। जनता ने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, साजिश हुई। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी 3 बार आए, रोड शूट किए। कुछ लोगों ने महाभारत की पटकथा लिख दी। पटकथा लिखने के बाद मुझको आश्चर्य है कि हाँ हर तरह के कुकर्म किए, पाप किए, एनडीए को जिताने के लिए आए। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता, और 24 में उन्होंने एनडीए को वॉकओवर क्यों दिया है लोगों ने, मुझको नहीं पता। यानी पप्पू यादव तो एनडीए के लिए वॉकओवर बता रहे हैं, यानी वहां कौन विजेता होगा ये पप्पू यादव क्लियर कर रहे हैं। उधर आज बंगाल की भी 3 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें बालूरघाट सीट पर हंगामा हो गया। यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप है कि पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को घेर लिया। सुकांता मजूमदार बालूरघाट सीट से उम्मीदवार है। दरअसल एक बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत पर बीजेपी उम्मीदवार वहां पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस हो गई। जैसे ही वो बूथ पर गए, उन्हें देखकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए।